Hello dear students, myself Sunita Kumari, Assistant Professor of Physics at Government Girls College, Jammu. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। 3 तरह के निर्देश तंत्र हमने देखे थे, कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र, और तीनों निर्देश तंत्रों को वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के रूप में लिखा जा सकता है। तो वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, इसमें किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज। कोई भी निर्देश तंत्र बनाने के लिए 2 कंडीशन की आवश्यकता होती है। पहला ये है कि यदि किसी आकाश में कोई बिंदु 3 चरों का फलन है, कोई एक बिंदु पर एक ही मान है यदि, तो ये होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ये तीनों चर सतत अवकलनीय हो। यदि कोई 2 कंडीशन फॉलो करता है ये चर, तो उन चरों से एक निर्देश तंत्र निर्मित किया जा सकता है। अतः माना कि u1, u2, u3 चर 3 स्वतंत्र चर हैं और ये कार्तीय निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देशांकों x, y, z से निम्न प्रकार से संबंधित है। जैसा कि समीकरण 1 में दिया हुआ है कि u1 चर है वो x, y, z तीनों चरों का फलन है, यानी कि तीनों चरों में परिवर्तन होने पर u1 चर में परिवर्तन होगा। इसी तरह u2 भी x, y, z का फलन है, u3 भी x, y, z का फलन है। तो u1 x, y, z पर डिपेंडेंट है, जो कि एक नए कांस्टेंट के बराबर होगा c1। u2 x, y, z पर डिपेंडेंट है, जो कि c2 निर्देश कांस्टेंट होगा। u3 c3 होगा। इन 3 जो है c1, c2, c3, ये 3 पृष्ठ कहलाते हैं और इन तीनों पृष्ठों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वह है O। और इन 3 वक्रों से u1 वक्र, u2 वक्र और u3 वक्र, ये इसके कहलाते हैं निर्देशांक पृष्ठ। u1 निर्देशांक पृष्ठ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सरफेस वक्ररेखीय निर्देशांक पृष्ठ कहलाते हैं। u1 वक्र, u2 वक्र, u3 वक्र, और इन तीनों वक्रों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो O है। और इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के जो निर्देशांक हैं u1, u2, u3 कहलाते हैं वक्ररेखीय निर्देशांक। और u1 और u1 वक्र, u2 वक्र के प्रतिच्छेदन से तीसरा वक्र मिलता है। जैसे u1 u2 से मिलेगा u3, u2 वक्र u3 वक्र के प्रतिच्छेदन से मिलेगा तीसरा u1 वक्र, u1 वक्र और u3 वक्र के प्रतिच्छेदन से बनेगा u2 वक्र। इस तरह से 3 वक्र हैं u1, u2, u3, और तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो O है। और इसमें किसी बिंदु के जो वक्ररेखीय निर्देशांक है वो कहलाते हैं u1, u2, u3। और किसी वक्र पे, u1 वक्र पे खींची गई स्पर्श रेखा वो कहलाती है वक्ररेखीय निर्देशांक अक्ष, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट एक्सिस। u1 वक्र पर u1x, u2 वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो u2x है, u3 वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो u3x है। इस तरह से कोई निर्देश तंत्र कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें कि 3 वक्र होते हैं, u1, u2, u3 वक्र होते हैं। इसमें निर्देशांक जो होता है वो u1, u2, u3 होता है, और इसके निर्देशांक x जो होती है वो खींची गई स्पर्श रेखा है। और इन निर्देशांक अक्षों की दिशा u1 वक्र पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा बिंदु चेंज होने पर इसकी दिशा परिवर्तित होती है। जबकि हम कार्तीय निर्देश तंत्र में देखें, कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अक्ष होती है, एक्सिस होती है, वो एक सीधी लाइन होती है, और सीधी लाइन पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा एक समान होती है। अतः वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में u1, u2, u3 वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा बिंदु से बिंदु परिवर्तित होती है, जबकि कार्तीय निर्देश तंत्र में एक सीधी रेखा, सीधी एक्सिस होने के कारण ये दिशा जो है इसकी निश्चित रहती है।
ये हो गया वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इस प्रकार से निर्मित किया जाता है, जिसमें कि निर्देशांक है U1, U2, U3। अब वक्र रेखीय जो निर्देश तंत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, दूसरा होता है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सामान्य वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कौन सा होता है? वह निर्देश तंत्र जिसमें कि निर्देशांक पृष्ठों का घुमाव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिवर्तित होता है, जो कि ऊपर वाले फिगर में दिया हुआ है, जो कि कर्व जो है, वक्र जो है, U1 वक्र, U2 कर्व, U2 वक्र और U3 वक्र, इनकी घुमाव वाला जो निर्देश तंत्र है वो कहलाएगा सामान्य वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। और यदि ये घुमाव खत्म होकर के यही वक्र यदि सीधी रेखा है, यदि ये तीनों एक्सिस परस्पर लंबवत काटती है, तो इसे कहते हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ये हैं दो तरह के हो गए, एक सामान्य, एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। सामान्य निर्देश तंत्र में जो एक्सिस वक्रों का जो घुमाव होगा, और लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में इसका सीधी रेखाएं होगी। अब हम बात करेंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है और इसको किस तरह से इसमें बिंदु को निर्देशित किया जाता है और किसी बिंदु का इसमें कैसे स्थिति सदिश लिखा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई कार्तीय निर्देश तंत्र है। कार्तीय निर्देश तंत्र में बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या है? x, y, z। कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक होते हैं x, y, z। और यदि कोई बिंदु है कार्तीय निर्देश तंत्र में जिसकी की स्थिति सदिश r वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसकी जो स्थिति सदिश है वो x, y, z का फलन होगी। और लांबिक निर्देश तंत्र में वही बिंदु का जो स्थिति सदिश है r वेक्टर, वो U1, U2, U3 का फलन होगा, क्योंकि U1, U2, U3 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक है, जबकि x, y, z कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक है। अब इस बिंदु की स्थिति में जो कुल परिवर्तन है, चूँकि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो स्थिति सदिश है वो U1, U2, U3 पर निर्भर करता है। U1, U2, U3 तीन स्वतंत्र चर हैं। जब भी कोई राशि एक से अधिक स्वतंत्र चरों पर निर्भर करती है तो उसका जो परिवर्तन होता है वो आंशिक परिवर्तन होता है, यानी कि U1 के सापेक्ष परिवर्तन, U2 के सापेक्ष परिवर्तन, U3 के सापेक्ष परिवर्तन। इसलिए बिंदु की स्थिति में जो कुल परिवर्तन होगा वो लिखा जाएगा dr वेक्टर बराबर del r अपॉन del U1 du1। U1 के सापेक्ष प्लस del r वेक्टर del U2 du2। U2 वक्र के सापेक्ष परिवर्तन प्लस del r वेक्टर del U3 du3। U3 वक्र के सापेक्ष इसमें परिवर्तन। इन तीनों परिवर्तनों को जोड़ करके इस स्थिति में कुल परिवर्तन को समीकरण 2 द्वारा बताया जाता है। अब r वेक्टर जो स्थिति परिवर्तन के आंशिक अवकलन, जो स्थिति परिवर्तन कौन सा है? del r वेक्टर अपॉन del U1। U1 के सापेक्ष del r वेक्टर del U1, U2 वक्र के अनुदिश del r वेक्टर अपॉन del U2, U3 वक्र के अनुसार अनुदिश del r वेक्टर अपॉन del U3। इस तरह से स्थिति परिवर्तन के आंशिक अवकलन को आधार सदिश कहते हैं, बेस वेक्टर। तो बेस वेक्टर क्या है? बेस वेक्टर है कि स्थिति परिवर्तन के आंशिक अवकलन को, आंशिक अवकलन कहलाएगा इसका आधार सदिश। और आधार सदिश का जो परिमाण है वो कहलाता है स्केल फैक्टर, स्केल गुणक। तो HI स्केल गुणक को बताते हैं HI से, आधार सदिश को बताते हैं BI से। तो आधार सदिश हो गया BI वेक्टर बराबर del r वेक्टर अपॉन del UI, और जो स्केल फैक्टर है वो हो गया HI वेक्टर बराबर BI वेक्टर का परिमाण बराबर होता है del r वेक्टर अपॉन del U1 का परिमाण। ठीक। अब यदि U1 वक्र के अनुदिश एकांक सदिश E1 कैप है, U2 वक्र के अनुदिश एकांक सदिश E2 कैप है, U3 वक्र के अनुदिश एकांक सदिश E3 कैप है। एकांक सदिश मतलब हो गया इसमें स्पर्श रेखाओं के अनुदिश दिशा। एकांक सदिश मतलब हो गया पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो U1, U2, U3 पर स्पर्श रेखाओं के अनुदिश
एकांक सदिश यदि E1 कैप E2 कैप E3 कैप है तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए मतलब लांबिक मतलब यदि दो एक्सिस परस्पर लंबवत हो, और दो एक्सिस जब परस्पर लंबवत होती है तो उनका जो अदिश गुणा है वो 0 हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में कॉस थीटा, अदिश गुणा मतलब कॉस थीटा और थीटा मतलब लंबवत के लिए 90, तो इसलिए इसका अदिश गुणा जो है वो हो जाता है 0। E1 कैप डॉट E2 कैप बराबर 0 और E2 कैप डॉट E3 कैप बराबर 0, E3 कैप डॉट E1 कैप बराबर 0। और जो सदिश गुणा है, सदिश गुणा दो एक्सिस का सदिश गुणा तीसरी एक्सिस मिलती है, यानी E1 कैप बराबर हो जाएगा E2 कैप क्रॉस E3 कैप, और E3 कैप क्रॉस E1 कैप E2 कैप मिलेगा, E1 कैप डॉट क्रॉस E2 कैप E3 कैप मिलेगा। इस तरह से लांबिक वक्र के निर्देश तंत्रों के लिए जो एकांक सदिश है वो ऐसे लिखा जाएगा। तो हम आधार सदिश को लिख सकते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में BI वेक्टर बराबर है, सदिश को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी सदिश लिखता है उसका परिमाण तथा उसके अनुदिश एकांक सदिश का गुणा लिखते हैं। कोई भी सदिश है वो परिमाण और उसके एकांक सदिश, तो यहाँ पर BI वेक्टर का परिमाण आ गया और BI वेक्टर के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो आया गया EI कैप। इस तरह से आधार सदिश समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं BI वेक्टर बराबर BI वेक्टर का मोड EI कैप, और BI वेक्टर का मोड मतलब इसका परिमाण, आधार सदिश का परिमाण, आधार सदिश का परिमाण कहलाता है स्केल फैक्टर जो कि HI है। इस तरह से BI वेक्टर बराबर लिखा जाएगा HI वेक्टर EI कैप, और I जो है I इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3। अब इक्वेशन 2 से, इक्वेशन नंबर 2 जिसमें कि स्थिति में कुल परिवर्तन लिखा गया है। स्थिति में कुल परिवर्तन समीकरण 2 को आधार सदिश के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। समीकरण 2 को आधार सदिश के रूप में लिखने पर हमें जो इक्वेशन मिलती है वो है DR वेक्टर बराबर B1 वेक्टर DU1 प्लस B2 वेक्टर DU2 प्लस B3 DU3। ये आधार सदिश के रूप में हो गया समीकरण 2, और समीकरण 2 को ही हम स्केल फैक्टर के रूप में लिखें, यानी स्केल गुणक के रूप में लिखें, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है वो आती है DR वेक्टर बराबर H1 DU1 E1 कैप, H2 E2 कैप DU2, H3 E3 कैप DU3। और समीकरण 2 को आधार सदिश के रूप में, स्थिति में आंशिक परिवर्तन के रूप में, आंशिक अवकलज के रूप में और स्केल फैक्टर के रूप में, इन तीनों समीकरणों को हम एक साथ एक समीशन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। समीकरण 2 जो है वो समीशन फॉर्म में लिखी जाएगी DR वेक्टर बराबर समीशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3 एंड डेल R अपॉन डेल UI DUI। इसके बाद जो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है 3rd नंबर, इससे ऊपर वाली इक्वेशन 5 के ऊपर वाली जो 3rd लाइन है इसमें आधार सदिश के रूप में, आधार सदिश को हम एक जगह करें तो समीशन I फ्रॉम 1 to 3 BI वेक्टर DUI, और यदि हम इसको स्केल फैक्टर के रूप में समीशन लिखे तो हमारे पास में लिखेगा समीशन I फ्रॉम 1 to 3 HI EI DUI, HI EI कैप DUI। इस तरह से हमारे समीकरण 5 मिलती हैं। हम किसी स्थिति में परिवर्तन को स्थिति परिवर्तन के आंशिक अवकलन के रूप में लिख सकते हैं, आधार सदिश के रूप में लिख सकते हैं और स्केल फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि समीकरण नंबर 5 में है। अब स्थिति परिवर्तन का जो परिमाण है DR वेक्टर, ये स्थिति परिवर्तन है और इसका जो परिमाण है वो कहलाता है रेखा अवयव, लाइन एलिमेंट, जिसको कि हम शो करते हैं DS से। तो DS बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ DR वेक्टर, यानी स्थिति परिवर्तन का परिमाण जो है वो कहलाएगा लाइन एलिमेंट DS। यदि हम DS का ही इससे अदिश गुणा करें तो DS स्क्वायर आ जाएगा DR वेक्टर डॉट DR वेक्टर। DR वेक्टर का मान हम रखें, DR वेक्टर का मान समीकरण नंबर 5 से DR वेक्टर का समीशन फॉर्म में रखेंगे। सबसे पहले हम रखते हैं आंशिक अवकलन के रूप में। आंशिक अवकलन समीकरण नंबर 2 को आंशिक अवकलन के रूप में लिखा तो डेल R अपॉन डेल U1 DU1 डॉट प्रोडक्ट, फिर I आ गया फर्स्ट वाला, सेकंड वाला J, फिर इसमें डेल R अपॉन डेल UJ DUJ। ये हो गया स्थिति परिवर्तन का आंशिक अवकलज के रूप में। अब यदि
यही लाइन एलिमेंट का जो स्क्वायर है अदिश गुणा है लाइन एलिमेंट का लाइन एलिमेंट से अदिश गुणा, तो वो आधार सदिश के रूप में ऐसे लिखा जाएगा समीशन i फ्रॉम 1 to 3 bi dui डॉट प्रोडक्ट समीशन j फ्रॉम 1 to 3 bj duj, तो ds स्क्वायर। फिर इनको यदि हम एक जगह लिखें तो समीशन i और j 1 से 3 तक, फिर bi डॉट bj का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो bi वेक्टर डॉट bj वेक्टर बराबर 0 कब होगा, जब दोनों एकांक सदिश एक नहीं होते हैं। i इज नॉट इक्वल टू j, तब 0 हो जाएगा। i इक्वल टू j आ जाएगा तो दोनों एक ही दिशा में, तो ये bi वेक्टर हो जाएगा। और bi मॉड का स्क्वायर है, यानी आधार सदिश के परिमाण का जो स्क्वायर है, आधार सदिश का परिमाण होता है hi, इसलिए ये आ जाएगा hi स्क्वायर। इस तरह से लाइन एलिमेंट से ही अदिश गुणा यानी ds स्क्वायर को हम लिख सकते हैं समीशन i फ्रॉम 1 to 3 bi मॉड ऑफ bi स्क्वायर dui स्क्वायर। अब जो लाइन एलिमेंट है वो hi dui का हो गया। अब इसको यदि हम खोल के लिखें u1 वक्र के अनुदिश, u2 वक्र के अनुदिश, u3 वक्र के अनुदिश, तो हमारा जो लाइन एलिमेंट से अदिश गुणा है वो इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा बताया जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 ये कहती है h1 ds स्क्वायर बराबर h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। और h1 du1 है ये लाइन एलिमेंट है u1 वक्र के अनुदिश, h2 du2 है ये लाइन एलिमेंट है u2 वक्र के अनुदिश, h3 du3 लाइन एलिमेंट है वो है u3 वक्र के अनुदिश। इस तरह से वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, जिस तरह से कार्तीय निर्देश तंत्र में हम देखते हैं कि x एक्सिस के अनुदिश जो रेखा अवयव होता है, अल्पांश जो होता है वो dx के द्वारा बताया जाता है, उसी तरह से वक्र रेखी निर्देश तंत्र में u1 वक्र के अनुदिश जो रेखा अवयव है वो होगा h1 du1। जिस तरह कार्तीय निर्देश तंत्र में y एक्सिस के अनुदिश लाइन एलिमेंट dy होता है, z एक्सिस के अनुदिश लाइन एलिमेंट dz होता है, वहीं पर इस वक्र रेखी निर्देश तंत्र में जो u2 वक्र के अनुदिश लाइन एलिमेंट है वो h2 du2 है, u3 वक्र के अनुदिश जो लाइन एलिमेंट है वो h3 du3 है। तो वक्र रेखी निर्देश तंत्र में कोई लाइन एलिमेंट को हम बताएंगे h1 du1 along the u1 curve, h2 du2 along the u2 curve, h3 du3 along the u3 curve। अब जैसे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में हम जानते हैं कि x और y, x एक्सिस और y एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन है उसका जो एरिया है, x एक्सिस और y एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन है xy प्लेन, इस xy प्लेन में जो इसका एरिया है वो लाइन एलिमेंट यदि x एक्सिस के अनुदिश है dx और y एक्सिस के अनुदिश है dy, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है dx इंटू dy। लाइन एलिमेंट क्योंकि dx है और y एक्सिस के अनुदिश लाइन एलिमेंट है dy, तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये आ जाएगा dx इंटू dy। ये हो गया xy प्लेन में। yz प्लेन में एरिया निकालें तो आता है dy इंटू dz, और zx प्लेन में निकालें तो होता है dz dx। ये होता है क्षेत्रफल किसका, कार्तीय निर्देश तंत्र में। इसी तरह से यदि हम वक्र रेखी निर्देश तंत्र में क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल किस तरह से निकलेगा, u1 वक्र है और एक u2 वक्र है। u1 वक्र और u2 वक्र से बना हुआ कोई सरफेस है, कोई सतह है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे लिखा जाएगा, वही क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो u1 वक्र के अनुदिश जो इसकी लंबाई है यानी अल्पांश है, लाइन एलिमेंट है, वो कितना है h1 du1 और u2 वक्र के अनुदिश लाइन एलिमेंट है h2 du2, तो दोनों का गुणा होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी h1 du1 इंटू h2 du2। इसको हम लिख सकते हैं h1 h2 du1 du2। तो ये u1 और u2 से बना हुआ सतह का क्षेत्रफल है। इसी तरह से u2 और u3 सरफेस से बने पृष्ठ का, u2 और u3 कर्व से बने पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होगा u2 के अलोंग होगा h2 du2, u3 के अलोंग होगा h3 du3, इन दोनों का गुणा होकर के यानी h2 h3 du2 du3।
ये हो गया U2 कर्व और U3 कर्व से बना हुआ सरफेस का क्षेत्रफल। इसी तरह से यदि हम U1 और U3 कर्व से मिलकर बना हुआ कोई सरफेस हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो U1 और U3 के अलोंग जो क्षेत्रफल होगा वो होगा H1 DU1 H3 DU3। इसको हम लिख सकते हैं H1 H3 DU1 DU3। इस तरह से हम जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में क्षेत्रफल निकालते थे वैसे ही वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अब यदि कोई वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में कोई अल्पांश आयतन है तो उसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। जैसे कि हम कार्तीय निर्देश तंत्र में जानते हैं कि कोई अल्पांश है कार्तीय निर्देश तंत्र में जिसका कि आयतन होता है dx इंटू dy इंटू dz। dx होता है x एक्सिस के अनुदिश अल्पांश, y एक्सिस के अनुदिश अल्पांश हो जाएगा dy और z एक्सिस के अनुदिश हो जाएगा अल्पांश dz, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी तरह से वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई इसमें x एक्सिस के अलोंग हो गई h1 du1, y एक्सिस u2 के अनुदिश हो गई h2 du2 और U3 के अलोंग हो गई H3 DU3। इस तरह से इसका जो आयतन होगा वो होगा H1 DU1 H2 DU2 H3 DU3 और जो वॉल्यूम है वो लिखा जा सकता है H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। अतः हमने वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में देखा कि निर्देशांक होते हैं U1 U2 U3 और किसी भी एक्सिस के अनुदिश जो अल्पांश है रेखा अवयव है वो होता है H1 DU1 U1 के सापेक्ष, H2 DU2 U2 के सापेक्ष, H3 DU3 U3 के सापेक्ष। और इसमें किसी दो पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ जो क्षेत्रफल है, दो वक्रों से मिलकर के बना हुआ जो सरफेस है उसका जो क्षेत्रफल है वो भी निकाल सकते हैं। और इसके अल्पांश का जो आयतन है कार्तीय निर्देश तंत्र में कैसे व्यक्त करते थे, यहाँ पर वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में अल्पांश आयतन को वॉल्यूम एलिमेंट को हम समीकरण 9 के द्वारा बताया जा सकता है। अतः यदि कोई सदिश वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में ए वेक्टर हो तो उस ए वेक्टर को वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किस तरह से लिखा जाएगा। ए वेक्टर बराबर होगा A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। A1 जो है वो है इस सदिश का, ए वेक्टर का U1 कर्व के अनुदिश घटक अवयव और इसके अनुदिश एकांक सदिश हो गया E1 कैप। तो A1 E1 कैप जो है वो U1 के अनुदिश सदिश हो गया। A2 E2 कैप है ये U2 वक्र के अनुदिश सदिश हो गया। A3 E3 कैप हो गया U3 कर्व के अनुदिश एक सदिश हो गया। इन तीनों को मिला करके इस निर्देश तंत्र में सदिश को लिखा जा सकता है। इस तरह से हमने आज की क्लास में पढ़ा कि कोई वक्ररेखीय निर्देश तंत्र को हम किस तरह से किसी बिंदु को वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ओके, आज की क्लास